नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। डील टूटने से नाराज होकर पवार साहब ने, जी हां, डील टूटने से नाराज होकर शरद पवार ने ऐसा बयान दे दिया है जिससे अमित शाह की पूरी पोल खुल गई है। जी हां, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर शरद पवार ने, एनसीपी के मुखिया शरद पवार ने जिस तरह का बयान दे दिया है, उसने देश की राजनीति में हलचल मचा दिया है। एक जमाने में अमित शाह को जिन शब्दों के साथ संबोधित किया जाता था, जब उन्हें गुजरात से निर्वासित कर दिया गया था, अदालत के आदेश पर जब गुजरात को छोड़ना पड़ा था अमित शाह को, लेकिन उन शब्दों का इस्तेमाल जैसे जैसे अमित शाह भारत की राजनीति में ताकतवर होते चले गए, वैसे वैसे उसका इस्तेमाल होना बंद हो गया था। लेकिन जिस तरह से अमित शाह ने महाराष्ट्र की धरती पर जाकर, जिस तरह से अमित शाह ने शिरडी से शरद पवार पर हमला बोला था, उद्धव ठाकरे पर हमला बोला था, जिस तरह से अमित शाह ने आरोप लगाया था कि इस देश की राजनीति में दगा करने की शुरुआत करने वाले, धोखा देने की शुरुआत करने वाले शरद पवार थे, जिसको बाद में उद्धव ठाकरे ने बढ़ाया। उसके बाद शरद पवार ने अब पलटवार कर दिया है। शरद पवार ने पलटवार करते करते यहां तक कह दिया है कि अमित शाह भले ही भूल गए हो, लेकिन जब उन्हें गुजरात से निर्वासित किया गया था, मैं याद दिला दूं, उनके आलोचक, उनके विपक्षी किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। शरद पवार बिल्कुल साफ साफ कह रहे हैं कि जब अमित शाह को गुजरात से निर्वासित कर दिया गया था, यानी तड़ी पार कर दिया था, तो उस समय मुंबई ने अमित शाह को शरण दी थी। शरद पवार बोलते बोलते यह पोल भी खोल गए कि अमित शाह किस तरह से बाला साहब ठाकरे के पास पहुंचे थे, बाला साहब ठाकरे के दरवाजे पर पहुंचे थे, बाला साहब ठाकरे से मदद मांगी थी, और आज वो अमित शाह शरद पवार को धोखे की राजनीति की शुरुआत करने वाला बता रहे हैं। आज वो अमित शाह उद्धव ठाकरे को, बाला साहब ठाकरे के बेटे को धोखा देने वाला बता रहे हैं। और बताते बताते, बोलते बोलते शरद पवार वो तमाम बातें बोलते नजर आ गए, जो सुनेंगे आप, जो पढ़ेंगे आप, तो आप वाकई चौंक जाएंगे कि इस अंदाज में बहुत लंबे अरसे बाद किसी नेता ने, शरद पवार जैसे कद के नेता ने तीखा हमला बोला है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर। अमित शाह को आईना दिखाने की कोशिश की है शरद पवार ने। कौन सी डील थी जिसे टूटने से नाराज हो गए शरद पवार, और आखिर अमित शाह ने क्या बोला था जिन शब्दों से नाराज हो गए शरद पवार। कुछ दिन पहले भी हमने आपको ये स्टोरी सुनाई थी, अमित शाह के बयान को लेकर आपको बताया था कि अमित शाह ने महाराष्ट्र की धरती पर पहुंचकर किस तरह से देवेंद्र फडणवीस के सपनों पर फुल स्टॉप लगाने की कोशिश की, किस तरह से देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के तमाम अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ मधुर होते संबंधों पर पूर्ण विराम लगाने की कोशिश की थी। शिरडी की धरती से, महाराष्ट्र की धरती से किस तरह से उन्होंने शरद पवार और उद्धव ठाकरे पर हमला बोला था। पहले मैं कुछ दिन पुराना आपको अमित शाह का वो बयान सुनवाता हूं, गौर से सुनिएगा। इतनी बड़ी मात्रा में हमारे कार्यकर्ता विधायक बन गए, मंत्री बन गए, हमारे साथी शिवसेना, एनसीपी, सच्ची शिवसेना और सच्ची एनसीपी को भी विजय प्राप्त हुई, परंतु महाराष्ट्र के विजय के कई मायने। महाराष्ट्र की विजय ने 1978 से शरद पवार जी ने जो दगा फटका की राजनीति शुरू की थी, उसको 20 फुट जमीन में दफनाने का काम आप लोगों ने किया। उद्धव ठाकरे जी ने हमारे साथ जो द्रोह किया था, 2019 को विचारधारा छोड़ी थी और बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों को छोड़ा था, झूठ फरेब कर कर मुख्यमंत्री बने थे। वो उद्धव ठाकरे जी को आपने उनकी जगह बताने का काम किया है। हमेशा के लिए 78 से लेकर 24 तक महाराष्ट्र अस्थिरता का शिकार रहा। वो अस्थिरता की राजनीति को समाप्त कर कर एक स्थिर रास्ते पर चलने का काम ये मजबूत देवेंद्र फडणवीस सरकार देकर आपने किया है। इसके साथ साथ हिंदुत्व और मोदी जी की विकास की राजनीति
ये सब हमारे विरोधी बाहें चढ़ाकर बाहें फैलाकर राह देखकर बैठे थे कि लोकसभा के बाद महाराष्ट्र में हमारी विजय होगी। उनको इस स्वप्नों को चकनाचूर करने का काम आप सभी ने किया है। सुना आपने अमित शाह ने क्या कहा था और मैं क्यों कह रहा हूं कि डील टूट गई। देखिए, देवेंद्र फडणवीस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लाडले देवेंद्र फडणवीस, ये माना जा रहा है कि आरएसएस आज नहीं तो कल उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी भूमिका देने की तैयारी कर रहा है। देवेंद्र फडणवीस बिल्कुल उसी स्टाइल में, जिस स्टाइल में 2012-13 में नरेंद्र मोदी प्रचार अभियान चलाते थे, गुजरात के तमाम नेताओं से संपर्क बनाया करते थे, इस देश के अन्य विपक्षी दलों के नेताओं से संपर्क बनाया करते थे, और जब उनसे सवाल पूछा जाता था कि आप दिल्ली जाएंगे, आप बीजेपी के नेता बनेंगे, आप प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनेंगे, तो नरेंद्र मोदी क्या कहते थे कि मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता हूं जी, पार्टी ने जहां भेजा वहां चला गया, पार्टी ने गुजरात भेजा यहां आ गया, पार्टी कहेगी दिल्ली चले जाओ तो मैं दिल्ली चला जाऊंगा। ठीक उसी अंदाज में देवेंद्र फडणवीस भी सवालों के जवाब में अब यह कह रहे हैं कि मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता हूं, हमारे यहां देवेंद्र फडणवीस डिसाइड नहीं करेंगे, हमारे यहां कोई और नेता डिसाइड नहीं करेगा, हमारे यहां पार्टी तय करती है। पार्टी ने कहा मुख्यमंत्री बनना है, मैं मुख्यमंत्री बन गया। पार्टी ने इससे पहले मुझे कहा था कि उप मुख्यमंत्री बनना है, तो मैं पिछली सरकार में उप मुख्यमंत्री बन गया था। पार्टी मुझे कहेगी कि दिल्ली चले जाओ तो मैं दिल्ली भी चला जाऊंगा। अंदाज वही है, बयान का टोन वही है, शब्दों का थोड़ा बहुत हेरफेर हो सकता है। नरेंद्र मोदी जो 2012-13 में बोला करते थे, ठीक उसी तरह की भाषा देवेंद्र फडणवीस आज की तारीख में बोल रहे हैं। इसके साथ ही देवेंद्र फडणवीस ने एक और चीज की थी, उन्होंने उद्धव ठाकरे के साथ, शरद पवार के साथ, तमाम विपक्षी नेताओं के साथ अपने संबंधों को मधुर बनाने का प्रयास शुरू कर दिया था। जिस तरह की तीखी और तल्ख बयानबाजी विधानसभा चुनाव के दौरान या उससे पहले देवेंद्र फडणवीस दिया करते थे, उस तरह की तल्ख बयानबाजी करना उन्होंने बंद कर दिया था। अमित शाह इस खेल को समझ गए, नरेंद्र मोदी इस खेल को समझ गए। उसके बाद अमित शाह गए भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश नेताओं की बैठक, अहम बैठक, महाराष्ट्र के शिरडी में महत्वपूर्ण बैठक, और वहां जिन तीखे और तल्ख शब्दों में अमित शाह ने हमला बोला शरद पवार पर, हमला बोला उद्धव ठाकरे पर, जो आपने अभी सुना, 20 फुट जमीन के नीचे गाड़ दिया, ऐसे शब्दों तक का इस्तेमाल किया गया। यानी डील टूटने का एक पूरी तरह से साजिश, पूरी तरह से षड्यंत्र रच दिया गया। अमित शाह उसके अहम हिस्से बन गए, और अब शरद पवार ने, जिन्हें महाराष्ट्र की राजनीति का चाणक्य माना जाता है, जिन्हें महाराष्ट्र की राजनीति का धुरंधर नेता माना जाता है, जिन्हें पलटने अलटने पलटने सलटने का धुरंधर नेता माना जाता है, चाचा नीतीश कुमार को भूल जाइए। शरद पवार की अपनी एक अलग क्वालिटी है, तो शरद पवार ने अब पलटवार किया है। क्या कहा है शरद पवार ने, सुनिए। आपकी स्क्रीन पर मैं आपको नवभारत टाइम्स की खबर दिखा रहा हूं, जिसमें शरद पवार के बयान के एक एक लाइन को डिटेल से बताया गया है। आपकी स्क्रीन पर वो खबर नजर आ रही होगी दोस्तों। हेडलाइन देखिए, जब गुजरात में नहीं रह सके तो मुंबई में शरण दी गई, अमित शाह के बयान से भड़के शरद पवार, जाने क्या क्या कहा है। और नीचे पूरा बयान दे रखा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार के प्रमुख शरद पवार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर पलटवार किया है। मकर संक्रांति के मौके पर मुंबई में पवार ने केंद्रीय गृह मंत्री पर चुन चुन कर हमला बोला। पवार ने कहा कि आज तक ऐसा कोई गृह मंत्री नहीं हुआ। अमित शाह ने हाल ही में कहा था कि धोखे की राजनीति की शुरुआत 1978 में शरद पवार ने की थी। और नीचे पूरी डिटेल में दे रखा है कि क्या क्या कहा शरद पवार ने। देखिए, पवार ने मकर संक्रांति के मौके पर मुंबई में कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के गृह मंत्री थे, और एक समय यशवंत राव चौहान और शंकर राव चौहान देश के गृह मंत्री थे। इन देशभक्तों ने इस पद की प्रतिष्ठा बढ़ाने में महान काम किया। एक समय गुजरात और महाराष्ट्र एक ही राज्य थे। गुजरात ने देश को अच्छे प्रशासक दिए। पवार ने कहा कि इनमें से किसी को भी कभी अपने राज्य से निर्वासित यानी तड़ी पार नहीं किया गया था। फिर मैं आपको शरद पवार का बयान सुनवाता हूं। पवार ने कहा इनमें से किसी को भी कभी अपने राज्य से निर्वासित यानी तड़ी पार नहीं किया गया था। दरअसल अमित शाह ने हाल ही में, उसके बाद अमित शाह ने क्या क्या कहा, उन तमाम बयानों का जिक्र किया गया है। पवार के बयान, फिर आप नीचे आइए, पवार ने आगे क्या कहा। पवार ने कहा कि इन हस्तियों के साथ ऐसी घटना कभी नहीं घटी जिन नेताओं के नाम उन्होंने पहले गिनाए थे। इसलिए आज मुझे गृह मंत्रालय और गुजरात से आने वाले प्रशासकों की याद आ रही है। शरद पवार ने कहा कि सरदार पटेल ने आजादी के बाद सबसे प्रभावी काम किया। उन्होंने देश के सभी राज्यों को एकजुट किया। आजादी के बाद पंडित गोविंद वल्लभ पंत को उत्तर प्रदेश में
जो कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के थे, बाद में वो देश के गृह मंत्री बने, उनके कामकाज को सभी ने देखा। बाकी आगे उन्होंने महाराष्ट्र से यशवंतराव चौहान, शंकरराव चौहान का नाम लिया। साथ ही साथ ये भी कहा कि इन तमाम नेताओं ने जो इस देश के गृह मंत्री बने, यानी अमित शाह से पहले जिन्होंने गृह मंत्रालय का दायित्व संभाला, उन्होंने इस पद की गरिमा और प्रतिष्ठा को बनाए रखा। यानी सीधा सीधा आरोप शरद पवार लगा रहे हैं कि अमित शाह देश के गृह मंत्री बनने के लायक नहीं है। अमित शाह देश के गृह मंत्रालय से जुड़ी, देश के गृह मंत्री के पद से जुड़ी गरिमा और प्रतिष्ठा का ध्यान नहीं दे रहे हैं। आगे उन्होंने फिर से बोला, बहुत तीखे हमले बोले, कई तरह के हमले बोले। शरद पवार ने आगे क्या कहा? बोलना उनका यानी अमित शाह का अधिकार है, लेकिन यदि आप थोड़ी जानकारी के साथ भाषण देते हैं तो इससे लोगों के मन में संदेह पैदा नहीं होता। पवार ने कहा कि हो सकता है कि उन्हें यह पता ना हो कि 1978 में यह व्यक्ति राजनीति में कहां था। यानी वो कह रहे हैं कि 1978 में अमित शाह कहां थे मुझे पता नहीं, अमित शाह को राजनीति की समझ थी भी या नहीं थी मुझे पता नहीं, लेकिन आगे कह रहे हैं कि उस समय यानी 1978 में मैं मुख्यमंत्री था। शरद पवार क्या कह रहे हैं? अमित शाह पता नहीं कहां थे 1978 में, लेकिन मैं 1978 में मुख्यमंत्री था महाराष्ट्र का। और तब जनसंघ के नेता उत्तम राव पाटिल, हसु आडवाणी, प्रमिला ताई और अन्य प्रभावशाली लोग मेरे मंत्रिमंडल में थे। पवार ने कहा कि जनसंघ की पृष्ठभूमि से आने वाले वसंत राव भागवत और प्रमोद महाजन का मुझे समर्थन मिला था। यानी वो सीधा सीधा कह रहे हैं कि आप जो आरोप लगा रहे हैं 1978 पे, पता नहीं उस समय आपकी राजनीतिक हैसियत क्या थी, आप क्या थे, लेकिन मैं महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री था। जनसंघ के नेता, तमाम नेता जो थे वो मुझे समर्थन दे रहे थे और उनके मंत्री जो थे, उनके नेता जो थे, वो मंत्री के रूप में भी मेरे मंत्रिमंडल में शामिल थे। आगे कह रहे हैं कि जब अमित शाह को तड़ीपार कर दिया गया, उसके बाद उन्होंने मुंबई में सड़न ली। उद्धव ठाकरे भी इस पर अपनी राय व्यक्त करेंगे, लेकिन मुझे ये बात मालूम है कि जब ये सज्जन, थोड़ा सा सज्जनता का परिचय दे दिया पवार साहब ने, जब ये सज्जन गुजरात में नहीं रह सके तो उन्हें मुंबई में शरण दी गई। फिर उन्होंने बाला साहब से उनके घर जाकर सहयोग करने का अनुरोध किया। उद्धव ठाकरे आपको इस बारे में मुझसे ज्यादा बताएंगे, लेकिन दुर्भाग्यवश यह बयान यह बताने के लिए पर्याप्त है कि स्तर कितना गिर गया है, यानी अमित शाह का स्तर कितना गिर गया है। शरद पवार ने यह भी कहा कि ऐसे व्यक्ति के बयानों पर पार्टी ने कितना ध्यान दिया यह न कहना ही बेहतर है। यानी इस आखिरी लाइन को अगर आप गौर करेंगे तो क्या वो नरेंद्र मोदी को इशारा कर रहे हैं कि आपके नंबर 2, आपके गृह मंत्री, आपकी सरकार में गृह मंत्रालय का पदभार संभाल रहे व्यक्ति किस तरह की शब्दों में, किस तरह के बयान दे रहे हैं, किस तरह के भाषण दे रहे हैं? क्या वो मोदी से ये भी कह रहे हैं कि गौर तो कर लीजिए जनाब कि आपके गृह मंत्री महाराष्ट्र की धरती पर आकर क्या बोल रहे हैं? जरूरत पड़ सकती है, राजनीति जरूरत का खेल है। और महाराष्ट्र की राजनीति तो वैसे भी आपस में इतनी उलझ गई है कि कौन कब किसके साथ खड़ा नजर आता है, कौन कब किसके विरोध में खड़ा नजर आता है, ये समझना, कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो शरद पवार अमित शाह पर तीखे हमले भी बोल रहे हैं और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक संदेश देने की कोशिश भी कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस के साथ, मैं पहले ही कह चुका हूं कि देवेंद्र फडणवीस के साथ आज की तारीख में महाराष्ट्र के सारे नेताओं के संबंध मधुर होते जा रहे हैं। जाते जाते आपको देवेंद्र फडणवीस के उस बयान के बारे में भी बता दूं जो उन्होंने कहा कि राजनीति में कोई भी स्थायी मित्र या स्थायी शत्रु नहीं होता है। राज ठाकरे कल हमारे साथ नहीं थे, आज हमारे साथ है। इसका लब्बो-लुआब ये है कि कोई भी नेता कभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हो सकता है। चलिए, भाजपा के साथ खड़ा हो या ना हो, देवेंद्र फडणवीस के साथ जरूर खड़ा हो सकता है। कम से कम उस समय तो जरूर खड़ा हो सकता है जब देवेंद्र फडणवीस राष्ट्रीय राजनीति में, देश की राजनीति में एक बड़ी भूमिका निभाने के लिए दिल्ली आएंगे। अमित शाह ऐसा चाहते नहीं, इसलिए उन्होंने शिरडी पहुंचकर, महाराष्ट्र पहुंचकर एक तरह से बड़ा खेल करने की कोशिश की। लेकिन शरद पवार ने जिस अंदाज में पलटवार कर दिया है, शरद पवार के नेता ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कई नेता भी इसको पढ़कर, देखकर, सुनकर और हमारी इस स्टोरी को देखकर मुस्कुराएंगे जरूर। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।